हिंदुस्तान में कई सालों तक बादशाहों या फिर राजाओं का राज रहा है, लेकिन इस दौरान कई वंशज रहे हैं जिनकी हुकूमत को आज भी याद किया जाता है। उनमें से एक मुगल साम्राज्य है। वैसे तो मुगल साम्राज्य का शासन का दौर काफ़ी लंबा रहा, जिसके बारे में विस्तार से बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन सन 1526 से 1707 तक रहा है, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद कई बहादुर बादशाहों ने मुगल साम्राज्य का शासन बढ़ाने का काम किया था, जैसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जिनमें से प्रमुख थे। कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासन के दौरान न सिर्फ समाज का निर्माण किया, बल्कि भारत को नया आयाम देने की कोशिश भी की। इसलिए कई लोग मुगल शासन और मुगल शासन से जुड़ी चीज़ों को जानने में रुचि रखते हैं, जिसके प्रकार से हम आज मुगल हरम के बारे में बात करेंगे। हम आपको मुगल शासन में हरम के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ इस वीडियो में आज देंगे। मुगल काल में जिस कमरे में खास महिलाएं या फिर बेगम रहा करती थी उसे हरम कहा जाता था, यानी आसान शब्दों में शाही महल में महिलाओं के रहने के लिए अलग से व्यवस्था या फिर कमरों को हरम के नाम से जाना जाता था। बता दें कि अरबी भाषा का शब्द है हरम, जिसका मतलब एक छुपा हुआ कमरा है जहां पुरुषों की जाने की इजाज़त नहीं थी। कैसे शुरू हुई हरम बनाने की परंपरा? अबुल फजल के किताब के मुताबिक मुगल साम्राज्य का हर बादशाह अपने महल में महिलाओं के लिए हरम बनवाया करता था, जिसकी शुरुआत बाबर ने की थी, लेकिन सही मायने में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। इसके बाद जहांगीर के शासन के दौरान हरम बनवाने की परंपरा अपने चरम पर थी, लेकिन औरंगजेब के शासन में मुगल हरम की परंपरा खत्म हो गई। हरम में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती थी। कहा जाता है कि हरम शाही महिलाओं के लिए बनवाया जाता था, इसलिए हरम के अंदर गैर लोग या फिर किसी बाहरी के लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती थी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता था। महिलाएं पर्दे में भी रहा करती थी और किन्नरों की नियुक्ति उनकी सुरक्षा के लिए की जाती थी। हम आपको बता चुके हरम के अंदर किसी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हरम की रखवाली करने के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। किन्नरों न सिर्फ महिलाओं की देखभाल करते थे, बल्कि सारा काम भी देखते थे। उम्मीद हरम के अंदर न केवल बादशाहों की बेगम बल्कि शहंशाह की सभी महिला रिश्तेदार भी रहती थी। मुगल काल में तो 16 वर्ष के शहंशाह के लड़के भी हरम के अंदर ही रहने लगे थे। हरम के अंदर महिलाओं की संख्या बहुत होती थी, क्योंकि हरम में शहंशाह की माँ, हिजड़े आदि भी रहते थे। बहन, पत्नियाँ, रखेल आदि के अलावा दासियाँ। मुगल हरम से अभिप्राय है कि मुगल शाही हरम प्रथम मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक, परंतु मुगल हरम का सही रूप अकबर से शुरू होता है और जहांगीर के समय में अपने चरम पर पहुंचता है, तथा औरंगजेब के साथ ही अपनी पहचान खो देता है, क्योंकि इसके बाद मुगल शासन का पतन हो चुका था। मुगल बादशाह कमजोर हो चुके थे, सही रूप से उनके साम्राज्य का आकार सिकुड़ गया था। इस समय हरम एक रंगरलियां मनाने का अड्डा बन गया था। मुगल काल में अनेक स्थानों पर हरम थे। मुख्य शाही हरम आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी और लाहौर में थे, जहां पर बादशाह और उनके अधिकारी रहते थे। इसके अलावा अहमदाबाद, बहरानपुर, दौलताबाद, मानचू तथा श्रीनगर में भी हरम स्थापित किए गए थे। हरम में महिलाओं की संख्या अबुल फजल के द्वारा लिखी किताब में पता चलता है कि अकबर की हरम में 5000 महिलाएं थी, परंतु इससे पहले के दो बादशाहों के समय यह संख्या 300 और 400 से अधिक नहीं होती थी। अबुल फजल कहता है राजपूत शासक मानसिंह की हरम में भी 1500 महिलाएं थी। फ्रांसिस माजरेन के अनुसार राजनीतिक संधियों के लिए
अस्थायी शादियों के जरिए अकबर की 300 पत्नियां थी, परंतु ये संख्या सही नहीं लगती, क्योंकि जैसा अबुल फजल लिखता है कि हर महिला के लिए अलग कक्ष होता था और उस समय आगरा और फतेहपुर सिकरी में इनका निर्माण किया गया था, लेकिन इनमें से किसी की निशानी न बचना, जबकि अन्य समकालीन भवनों के अवशेष बचे हैं, जिससे इन आंकड़ों पर संदेह होता है। शाही मुगल हरम के लिए भी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे हम हरम का प्रशासन कह सकते हैं, जिसमें अनेक कर्मचारी शामिल थे। ये सभी महिलाएं होती थी। हरम की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि बादशाह हरम में सोने के लिए जाता था, वहीं खाना खाता था, जिसके कारण जहर देने की बहुत संभावना रहती थी। खाना खाने से पहले चेक किया जाता था। सभी कार्य एक विभाग की तरह होते थे। सभी की तनख्वाह निश्चित थी जो हरम में नियुक्त किए गए हैं। इनमें सबसे मुख्य दारोगा था, जो 1028 से 1610 रुपये महीना, जबकि साधारण नौकर को 2 से 51 रुपये महीना दिया जाता था। हरम के खर्च का हिसाब खजांची रखता था। अगर हरम का कोई भी नौकर अपनी तनख्वाह से अधिक देना चाहता था तो उसे थौलीदार से संपर्क करना पड़ता था। फिर थौलीदार खजांची को याददाश्त यानी कि पत्र भेजता था, जिसके बाद स्थापित होने के बाद उसे खजांची द्वारा पैसा दिया जाता था। अबुल फजल अकबर के शासन में हरम की तस्वीर सुरक्षा का जो चित्रण करता है, उससे जो तस्वीर उभरती हो इतनी सख्त दिखती है कि इसमें परिंदे भी बिना उचित जांच के पर मारने में कठिनाई होती थी। वो लिखता है कि अकबर हरम में 5000 से अधिक महिलाएं थी, लेकिन अकबर ने प्रत्येक को एक अलग महल दे रखा था। ये महल कई कक्षों में बटे थे और प्रत्येक कक्ष एक पवित्र महिला की देखरेख के अधीन था। इससे यह सुनिश्चित होता था कि सब कुछ सही क्रम में है। हरम के अंदर सबसे विश्वसनीय महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती थी, जबकि अंतःपुर के बाहर किन्नरों की टुकड़ी तैनात रहती थी। सबसे बाहरी घेरे में विश्वास पात्र राजपूतों का समूह पहरेदारी करता था, जबकि उनके आगे प्रवेश द्वार के द्वारपाल होते थे। हरम की दीवारों के चारों ओर अमीर और अदही एकल सिपाही और अन्य सैन्य टुकड़ी गश्त लगाते थे, लेकिन हरम के अंदर सभी आंगुतकों, बैगम या अमीर की पत्नियां या अन्य पवित्र महिलाओं को प्रवेश द्वार पर सूचित करना आवश्यक होता था। हरम की किसी महिला जिससे इसकी सूचना दी जाती थी द्वारा अपनी अगवानी करवाने की इच्छा व्यक्त करनी पड़ती थी, और अगवानी करने वाली महिला की स्वीकृति के बाद ही उसे एक निर्धारित समय के लिए अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। ऊंचे दर्जे वाली महिलाओं के विशिष्ट मामलों में यह अवधि पूरे माह की भी हो सकती थी। इन सब के अलावा अकबर खुद भी हरम पर निगरानी रखते थे। दशकों औरंगजेब के समय की पुस्तक अहकाम ए आलमगिरी में उल्लेख मिलता है कि महलदार यानी हरम की अधीक्षक नूर अल निशा ने शहंशाह के तीसरे बेटे राजकुमार मोहम्मद आजम को अहमदाबाद स्थित शाही बाग में प्रवेश से मना कर दिया था, क्योंकि राजकुमार ने उसे अपने साथ चलने से रोक दिया था। प्रतिक्रिया में राजकुमार ने उसे अपनी सोहबत से बाहर निकाल दिया। शिकायत मिलने पर औरंगजेब ने उस महिला को सही ठहराया और अपने बेटे को सजा दी। बेग तथा दारोगा की यह जिम्मेदारी होती थी कि हरम के अंदर सही व्यवस्था बनाए रखे। औरंगजेब के समय में महलदार का पद बहुत महत्वपूर्ण था। हरम के अंदर की जीवन शैली जो इस प्रकार थी, हरम के अंदर रहने वाले हर सदस्य को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। सामान्यतः महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अगर वह बाहर जाती थी तब भी पर्दा करना जरूरी था। हरम के अंदर अनेक आराम देने वाली सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उनके जीवन में आमोद प्रमोद की कमी ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था के अंदर हर सुविधा प्रदान की जाती थी। यह महिलाएं बड़े महंगे कपड़े पहनती थी, महंगे जेवर डालती थी। इनके कक्ष बड़े आरामदायक होते थे। हरम की महिलाएं शराब पीती थी। इनका खाना शाही रसोई से आता था। गर्मियों में ठंडे पानी की विशेष प्रबंध किया जाता था। अनेक प्रकार के फल उपलब्ध होते थे। शाही कारखानों में इनके लिए सुंदर परिधान, जेवरात
अन्य प्रयोग की वस्तुएं तथा अनेक प्रकार की साजो सामान वस्तुएं तैयार किए जाती थी। इनके मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध रहते थे। हरम में रहने वाली महिलाएं अधिकतर समय इसके अंदर ही रहती थी, इसलिए इनके मनोरंजन के लिए अनेक प्रबंध किए जाते थे। हरम के अंदर महिलाओं अपना अधिकतर समय सजने संवरने में बिताती थी। हरम के अंदर नाचने वाली तथा गाने वाली हरम की महिलाएं अनेक प्रकार की खेल खेलती थी। हरम के अंदर गुलिस्तान, बोस्तान जैसे किताबें पढ़ी जाती थी। शाही महिलाएं बाग लगाने का काम भी करती थी। मुगल कालीन महिलाओं का सारा जीवन सहनशाह के प्रभाव में ही कटता था। हरम की सारी महिलाओं की स्थिति एक जैसी नहीं होती थी। उनकी स्थिति और स्तर शहंशाह के द्वारा निश्चित होता था। सभी महिलाएं के आपसी संबंध मित्र भाव के होते थे। ऐसा नहीं कि आपस में घृणा नहीं करती थी, लेकिन सीधी महसूस नहीं होने दी जाती थी। सभी अच्छा करने की कोशिश करती थी। सभी अपनी बुरी आदतें आपस में बैर भावना झगड़ालू प्रतिभागिता से छिपाने की कोशिश करती थी। बादशाहों की पत्नियों में बहुत सम्मान मिलता था। जिस पत्नी को सबसे पहले पुत्र उत्पन्न हो जाता था या पैदा हो जाता था, उनका हरम में सम्मान बढ़ जाता था। सभी को वहां खुश रखा जाता था। चिंता, दुख और मृत्यु में कोई स्थान नहीं था। जिस महिला की मृत्यु के पहले तबीयत खराब हो जाती थी, उसे बीमार खाने में भेज दिया जाता था। शाही महिलाओं के लिए ऐसा नहीं किया जाता था। अगर किसी महिला की कोख से बच्चा पैदा नहीं होता था तो उसे दूसरी महिला का बच्चा लेने या गोद लेने का भी रिवाज था। महान बेगम जो बाबर की मुख्य पत्नी में से एक थी तथा हुमायूं की मां थी, ने जब हुमायूं के बाद जन्म लेने वाले उसके 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी तो उसने बाबर की दूसरी पत्नी दिलदार बेगम से हिंदाल और गुलबदन को गोद लिया था। इसी तरह अकबर की पत्नी ने भी खुर्रम को गोद लिया था, जो आगे चलकर शुजा को भी जहांगीर की इच्छा पर नूरजहां ने गोद लिया था। इन बादशाहों के हरम में मां का भी एक विशेष स्तर था। मुगल काल के दौरान हरम की पहली महिला सामान्यतः बादशाह की मां ही होती थी। केवल नूरजहां और मुमताज महल जैसी कुछ महिलाओं को छोड़कर सभी मुगल बादशाहों ने मां के लिए बड़ा सम्मान प्रकट किया है। बाबरनामा और हुमायूं नामा में इसके अनेक उदाहरण हैं। जब कई अवसरों पर बादशाह की मां उपस्थित होती थी तो उस दिन को त्योहार की तरह मनाया जाता था। अबुल फजल ने अकबर के बारे में इस अवसर का वर्णन किया है। वो लिखता है कि जब अकबर की मां लाहौर से आगरा पालकी में आ रही थी तो अकबर उसके साथ था। एक स्थान पर अकबर ने पालकी को अपने कंधों पर उठाया और उसके अमीरों ने भी ऐसा ही किया। जहांगीर ने अपनी रचना पुस्तक ए जहांगीरी में इसी प्रकार के अवसर का वर्णन किया है। मुगल साम्राज्य में सौतेली माँ और धाय का भी एक विशेष स्थान था। मुगल हरम में बादशाह की माँ के अलावा सौतेली माँ व धाय भी रहती थी। उनके अनेक अवसरों पर ऐसा हुआ है जब बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ जाता था तो ये महिलाएं उनका पूरा ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि अगर वह कम उम्र का होता तो अपना दूध भी उसे पिलाती थी। धाय का भी हरम में मुख्य स्थान था। इन्हें आगाछा कहा जाता था। अकबर जब अपनी मां हमीदा बानो बेगम से बिछुड़ गया तो उसकी धाय ने उसकी देखभाल की। इनमें महाम आंगा मुख्य थी। इस महिला ने अकबर के आरंभिक शासनकाल में बड़ी प्रभावशाली भूमिका अदा की है। मुगल बादशाह भी इन महिलाओं का पूरा सम्मान करते थे। महाम आंगा के लिए अकबर के दिल में पूरा सम्मान था। जीजी आंगा का भी अकबर पूरा सम्मान करते थे। हरम की महिलाओं को उनके वास्तविक नामों की बजाय छद्म नामों से जाना जाता था, जैसे गुलबदन, कचनार, गुलअफसाना जैसे नाम थे। यह महल में बाहर जाने वाले रहस्यों को पकड़ने और प्रतिद्वंदिता को रोकने के लिए किया गया था। बेशक हरम भूखंडों और षड्यंत्रों का एक केंद्र था, जहां भारतीय, अफगान, ईरानी, तुरियन, उज्बेक जैसे विभिन्न समूह रहते थे और प्रत्येक को सम्राट के पक्ष में स्थिति प्राप्त करने का अवसर मिलता था। यह सम्राट को लुभाने के लिए था।
स्वतंत्रता और बुद्धि और वफादारी का एक शक्ति खेल था ताकि वे शासक का ध्यान आकर्षित कर सकें। हरम की रसोई अलग शाही रसोई हुआ करती थी। एक एकांत जगह थी जहां सम्राट और विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं के स्वाद को ध्यान में रखकर खाना बनाया जाता था। इसकी रक्षा प्रभारी द्वारा की जाती थी जो बहुत वफादार तथा सम्राट के खाने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है इस बात की भी ताकीद की जाती थी। हरम में हिजड़ों को भी महत्वपूर्ण औहदा दिया जाता था। परिवर्तन से हरम में सारा रूप जाना जाता था और हरम की व्यवस्था और प्रावधानों के जिम्मेदार थे। हिजड़े अपनी महिलाओं या राजकुमारी के प्रति वफादार थे। वे मनोरंजन, सुरक्षा, संदेश व सेवा की बहु भूमिकाएं निभाते थे। वे मजबूत थे और अच्छी युद्ध कला में निपुण थे। वे अपनी भूमिका के कारण वे अपने स्वामी या मालकिन के बहुत प्रिय हुआ करते थे। हरम में मुगल दासियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे घरेलू मामले, नृत्य, संगीत और शिल्प बनाने में शामिल हुआ करती थी। उनमें से कुछ जो वफादार थे वे शिशु राजकुमार और राजकुमारों को पालन पोषण कर रहे थे। मुगलों का इतिहास तमाम प्रकार की कूटनीतिक, राजनीति, लूट, हत्या, अय्याशी, सगे बाप और भाइयों का कत्ल और सगी माँ बहनों बेटियों से शारीरिक संबंध बनाने से भरा पड़ा है। अगर कहा जाए कि दुनिया का इतिहास में ऐसा कोई खानदान है जहां किसी के असली बाप का सच नहीं पता तो एक नाम आएगा, मुगल खानदान। अफीम के नशे में डूबे रहने वाला हुमायूं हो या अपने सगी बेटी से शारीरिक संबंध बनाने वाला शाहजहां या अपनी बहन से संबंध बनाने वाला अकबर, मुगल खानदान का असली सच बहुत भयानक है। अकबर न सिर्फ अपनी हौस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों की अस्मत लूटी थी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं की। अंत में उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासनकाल में हुई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि इसके पीछे उसका मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशीय हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनकी सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करता था। राजकुमार जयमल की हत्या के पश्चात अपनी अस्मत बचाने को घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही उसकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़ लिया। शमशान घाट जा रहे उसके सारे संबंधियों को वहीं से कारागार में सड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमारी को अपनी हरम में ठूस पन्ना के राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण कर अकबर ने अपने हरम में ठूस दिया था। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपने स्त्रियों को वहां सज धर कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती थी उसके महान फौजी उस औरत को उठा ले जाते और कामी अकबर की अय्याशी के लिए हरम में पटक देते थे। अकबर उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक अपनी हरम में खिदमत का मौका देता। जब शाही दस्ते शहर से बाहर जाते तो अकबर के हरम की औरतों जानवर की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अकबर की अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का दुरुपयोग किया था। चूँकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ 4 से अधिक औरतें नहीं रख सकता था, जबकि अकबर ने उससे अधिक औरतें रखने लगा तो काजी के रोकने की कोशिश के बाद इससे नाराज होकर अकबर ने उस सुन्नी काजी को हटा दिया, शिया काजी को रख लिया, क्योंकि शिया फिरके में असीमित और अस्थायी शादियों की इजाज़त मिलती थी। शादियों को अरबी भाषा में मुतह कहा जाता है। अबुल फजल ने अकबर के हरम को इस तरह वर्णित किया है, अकबर के हरम में 5000 औरतें थी। ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थी। वहाँ के महल के पास एक शराब खाना बनाया गया था। वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो गई थी कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया था। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे तो उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था।
एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाया और उनसे पूछा कि उनसे सबसे पहले भोग किसने किया है। बैरंग खान, जो अकबर के पिता जैसे और संरक्षक था, उसकी हत्या करके इसने उसकी पत्नी अर्थात अपनी माता के समान स्त्री से शादी की। इस्लामिक शरीयत के अनुसार किसी भी मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम को अपनी संपत्ति और स्त्रियों को छीनने से बचाने के लिए इसकी कीमत देनी पड़ती थी, जिसे जजिया कहते हैं। कुछ अकबर प्रेमी कहते हैं कि अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन इस बात का इतिहास में एक जगह भी उल्लेख नहीं। केवल इतना ही कि जजिया रणथंभोर के लिए माफ करने की शर्त रखी गई थी। रणथंभोर संधि में बूंदी के सरदारों को शाही हरम में औरत भेजने की रीत से मुक्ति देने के लिए बात लिखी गई थी, जिससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अकबर एक अय्याश और रंगलेलियां मनाने वाला शासक था।